हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि सर सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह से होगा और मॉडल पेपर दिखा दीजिए जिससे ये पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो तैयार कर लें साथ में। तो आज फाइनली बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन 2022 ये मॉडल पेपर है। फर्स्ट मॉडल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जूलॉजी जंतु विज्ञान का। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस आप लोग देख ही लिए होंगे, पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिए होंगे। इसका टाइम 1.5 घंटे का होगा, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा था। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और भी जो मॉडल पेपर आएंगे उसके आधार पर भी मैं आगे बता दूंगा आपको। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दो। सेक्शन ए, ये जो है पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए, बी और सी, खंड आ, बा, सा, ठीक है, इस तरह से डिवाइड रहेगा। जो सेक्शन ए है खंड आ, इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच इन अबाउट 40 वर्ड्स, लगभग 40 शब्दों में इसका आंसर देना रहेगा। हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा आपका, ठीक है। 10 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, और 2-2 नंबर के होंगे, तो 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा सेक्शन ए। मतलब जो वेरी शॉर्ट आप क्लियर कर लोगे, पूरे तैयार कर लोगे, तो पासिंग मार्क आपका यहीं से आ जाएगा, पास हो जाओगे आराम से, 20 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन तुमको पासिंग मार्क से ज़रूरत नहीं, तुमको मैक्सिमम नंबर लाने हैं, ठीक है, 90% बनाना है, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज सिस्टोल। सिस्टोल क्या है, ठीक है। अब ये सिस्टोल, डायस्टोल ये क्या होता है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट को पढ़ाएंगे, उसमें आप लोग पढ़ोगे। और ये चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे नहीं है कि केवल आप सीरीज से रट लो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, इस तरह से नहीं है। आपको पूरे लेक्चर देखने पड़ेंगे, चीज़ें समझने पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो जितने लेक्चर मिल रहे हैं आपको, मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग सभी लेक्चर को अटेम्प्ट करो, उसके नोट्स बनाओ, और मैं टेलीग्राम पे नोट्स सेंड कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में, समझ रहे हो, दोनों लैंग्वेज में। और जब तक आप लेक्चर अच्छे से नहीं कंप्लीट करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे हिलने वाले नहीं हैं। अब सिनेप्स बताओगे तो 2 नंबर तभी देगा जब सिनेप्स लिखोगे। लगभग 10 लाइनें इसमें लिखनी भी पड़ेंगी, आधा पेज तो लिखोगे ही, 7-8 लाइनें, और प्लस इसका मैकेनिज्म समझाओगे जब सिनेप्स का, ठीक है। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, क्रिया विभव। अब इसका पूरा मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा आपको, किस तरह से क्रिया विभव सेल मेम्ब्रेन पे प्रोसीड होता है आगे को। हार्ट साउंड, हृदय धड़कन क्या होता है, 2-2 नंबर के वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे। व्हाट इज हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र क्या है। अब ये ग्राफ बनता है इसका डिसोसिएशन कर्व का, उसमें, ठीक है, सिग्मोइड ग्राफ आता है इसका। बोहर इफेक्ट, ठीक है, राइट शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा कर्व तो क्या होगा, इस तरह से इसका कर्व बनता है, ठीक है। सिग्मोइड होता है, अगर ये कर्व लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा है तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, और किस तरह से ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ये तभी आप बता पाओगे कब, जब आप पूरे लेक्चर देखोगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर, जो सेकंड सेमेस्टर है, उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, लगभग समाप्त होने वाली है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की। तो आप लोग उसको एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दो यार। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा कुछ जाता तो है नहीं, बस सब्सक्राइब ही ना करना है, उसमें ना तुम्हारे पैसे लगने, ना कोई मेहनत लगनी, बस एक बार क्लिक करना है सब्सक्राइब पे। तो तुम लोग देख लेते हो, देखता हूँ व्यूज़ आते हैं बहुत ज़्यादा और सब्सक्राइबर बहुत कम, तो इस तरह से आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैं फ्री आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो पैसे तो लेता नहीं हूँ आपसे, तो सब्सक्राइब तो करना आपका दायित्व तो बनता है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और लाइक भी किया करो अगर अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बोहर इफेक्ट। जो बोहर इफेक्ट होता है क्या होता है, अभी बताया था ना, जो ये राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के इफेक्ट पड़ते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे ऑक्सीजन के। कोरी साइकिल क्या होता है, व्हाट इज कोरी साइकिल। कोरी चक्र क्या है। व्हाट आर हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक कोशिकाएं क्या हैं, जो लीवर सेल्स होती है उसको हम हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और बराबर लेक्चर जितने भी अपलोड हो रहे हैं देखते रहिए। व्हाट इज़ ग्लाइकोजेनेसिस।
ग्लाइकोजेनेसिस का होता है, देखो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ये सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट और लॉन्ग में भी। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के थे। अब बात करते हैं सेक्शन बी, खंड बाकी। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पहले वाले वेरी शॉर्ट थे, शॉर्ट हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को आपको 150 वर्ड में डिफाइन करना है। कोई 3 प्रश्न करो, वो भी 150 शब्दों में। हर क्वेश्चन का 6 नंबर होगा, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 6 मार्क का 1 है, मतलब 18 मार्क का बन जा रहा है आपका सेक्शन बी। इसमें आपको चूज करने को मिलेगा, 6 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें से 3 करना है, ठीक है। तो अगर आपको जो आसान लगते हैं बायोकेमिस्ट्री के या ह्यूमन फिजियोलॉजी के, वो आप इसमें से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, इस तरह से आएंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के अवशोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये 150 शब्दों में लिखना है। जब डाइजेशन आपको पढ़ाएंगे, यूनिट है हमारी डाइजेशन, डाइजेशन में जब एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो फैट का एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, किस तरह से अवशोषण होता है, ये सारी चीज़ें विद मैकेनिज्म समझाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी इसमें केमिकल, मतलब डाइजेशन किस तरह से केमिकली होता है, और फिर प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारा आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से आप तभी लिख पाओगे। देखो जो MCQ टाइप होता है उसमें नहीं आते हैं, मान लो 75 क्वेश्चन आते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, 20-25 आप जानते थे, बाकी में तुक्का मार दिए, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो कहीं ना कहीं से नंबर आ ही जाते थे। इसमें आप अगर इधर उधर की चीज़ें लिख के आओगे, इसमें तुक्का तो मार नहीं सकते हो, ऐसे बवाल लिखोगे काट देंगे। क्यों? क्योंकि MCQ वाले में देखो या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन इसमें आपका जब आंसर पढ़ाएगा एग्जामिनर तो क्या करेगा, अगर तुम सही लिखे होगे, बढ़िया से समझाए होगे, तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना 6 नंबर का है 1 नंबर देगा, 2, 1, 1.5 इस तरह से। तो यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। और दूसरी बात, 11th 12th तक की बात अलग रहती है, ये ग्रेजुएशन लेवल है। जब एग्जामिनर प्रोफेसर चेक करने बैठते हैं कॉपी, तो अच्छे से देखते हैं कि क्या तुम लिखे हो। तो ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब अच्छे से बुक को रीड करोगे, समझोगे और लेक्चर देखोगे प्रॉपर। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। यकृत जो होता है लीवर, इसकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन करो। संरचना आप देख लेंगे, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो इसका होता है, एक्सटर्नल तो आप जानते हो, लीवर बना दोगे तुरंत इस तरह से, ठीक है, ऐसे बना दोगे लीवर। लेकिन समस्या होती है, इसमें 2 पालियाँ होती हैं ना, 2 लोब में डिवाइड होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तो आप एक्सटर्नल बनाओगे, लेकिन इंटरनल जो होता है, जो सेल्स होती हैं, अरेंजमेंट होता है उनका, उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, अपने आप से समझ में नहीं आएगा। इसके जो फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो श्वसन क्रिया है उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, किस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, सांस अंदर जाना बाहर जाना। अगर हम थोड़ी देर तक सांस नहीं लेते तो हमारा अपने आप क्यों मन करने लगता है सांस लेने को, ठीक है, दम घुटने लगता है। ये सारी चीज़ें, हाउ इज ब्रीथिंग रेगुलेटेड इन मैन, मानव में या मनुष्य में श्वसन क्रिया किस तरह से रेगुलेट होती है, किस तरह से नियंत्रित होती है। मेडुला ओब्लांगाटा और पोन्स में इसके सेंटर होते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जिससे ये क्या होता है, कंट्रोल होती है। सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन इसी में है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के कार्य बताइए, रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं। तो ये 6 नंबर में है, मतलब इसको डिटेल में लिखना है आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लड प्रेशर, राइट। रुधिर दाब से आप क्या समझते हैं, ब्लड प्रेशर से आप क्या समझते हैं, लिखिए। अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG आप लोग पढ़े देखे होंगे ना, टेलीविज़न में देखते हो, जब हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं पेशेंट का, तो इस तरह से लाइनें चलती रहती हैं उसमें एक LCD में। तो कभी कभी वो सीधा हो जाता है, अगर सीधा हुआ तो डेड, काम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को शॉर्ट नोट इस पे लिखना है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में काफ़ी सारे डायग्राम आपको अलग अलग पोजीशन के बनाने होंगे, और उसमें दिखाना होगा कि अगर इस तरह से पीक जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, छोटा है, और इस तरह से है, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी होगी, तब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला, अब देखो यहाँ आपके
6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन में से 3 करना था, 6 नंबर के। अब आता है सेक्शन सी, लास्ट सेक्शन खंड सा। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, और इसको 400 वर्ड में लिखना है, मतलब बहुत ही ब्रॉड इसमें नॉलेज होना चाहिए, तब आप डिटेल में लिख पाओगे। कोई एक प्रश्न करिए जिसको 400 शब्दों में आपको व्याख्या करनी है उसकी। 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस तरह से 20 नंबर का आपका सेक्शन ए था, प्लस 18 नंबर का सेक्शन बी था, 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, और लास्ट में 12 नंबर का, तो आपका 15 नंबर, टोटल 15 नंबर का बन जा रहा है। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से एक करना है, तो चूज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। व्हाट आर हार्मोन्स, डिस्क्राइब फैक्टर्स कंट्रोलिंग दियर सिक्रेशन। हार्मोन्स क्या होते हैं, इसको हमको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना है, जो हमारी यूनिट है, उनके श्रावण को नियंत्रित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज हार्ट बीट, हृदय स्पंदन जो होता है वो क्या होता है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट जो होता है किस तरह से रेगुलेट होता है, कैसे नियंत्रित होता है, ठीक है। एबी नोट, ठीक है, और ये सब पढ़े होंगे आप लोग ना, किस तरह से कंट्रोल करती है हमारे हृदय के धड़कन को। कार्डियक साइकिल को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन, तापायनिक क्या है, किस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर बहुत ज़्यादा बाहर इन्वायरमेंट ठंडा हो, जैसे ठंडी में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ठंडा होता है, फिर भी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट बना रहता है, या डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसे हो पाता है। अब इस टाइम बाहर का इन्वायरमेंट अभी फ़ोन में आप चेक करो तो कितना होगा, 45 डिग्री सेल्सियस, 42 होगा, 45 तक जाता है, 46 तक, 40 के ऊपर ही दिखेगा आपको। लेकिन हमारा 37 होता है। तो बॉडी कैसे रेगुलेट करती है बाहर इन्वायरमेंट से, उन्हें टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करती है। क्लासीफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, जो तापायनिक नियमन है, ताप नियमन के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में आपको एनिमल्स को बांटना है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो, जैसे कि हम लोग हैं मनुष्य, तो मानव में क्या होता है, वो किसी भी कंडीशन में रहे उसका बॉडी का टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहता है जितना होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बाह्य पर्यावरण के अनुसार उनका टेम्परेचर रहता है। अगर बाहर 40 डिग्री सेल्सियस है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी 40 ही रहेगा। तो इस तरह से उसको कैटेगराइज करना है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। क्लासीफाई देम गिवन एग्जाम्पल्स, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उदाहरण के साथ उनका वर्गीकरण कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मॉडल पेपर के अनुसार बायोकेमिस्ट्री में कम, फिजियोलॉजी ज़्यादा पूछी गई, दिया गया है क्वेश्चन। बायोकेमिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और बायोकेमिस्ट्री सरल भी होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, डिफिनेशंस और स्ट्रक्चर, इसके सब कुछ मैंने बता दिया है। और ये 12 नंबर में पूछा जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा नहीं लिखना है। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसकी ओल्ड और जो लेटेस्ट डिफिनेशन है, न्यू डिफिनेशन, वो बताना है, जो कि मैंने कवर किया है। फर्स्ट यूनिट लगभग कवर हो चुकी है, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है आपको, इसका क्लासिफिकेशन करोगे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पोलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। उसके बाद में उसके अंदर जो एग्जांपल होते हैं मोनोसेकेराइड में, जैसे कि टेट्रोज है, ट्रायोज है, ट्रायोड, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। इसी तरह से डाइसेकेराइड में लैक्टोज है, सुक्रोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीज़ें आपको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में सेलोज, पॉलीसेकेराइड में सेलोज है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, इनोलिन है, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, तब आपको 12 नंबर मिलेंगे, वैसे नहीं मिलने वाले। प्लस स्ट्रक्चर, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी उसी में बताना पड़ेगा। एक चीज़ जब एक्सप्लेन करके आओगे उदाहरण के साथ, लिखा है ना, उदाहरण के साथ उनका वर्गीकरण कीजिए, तो उदाहरण दोगे और साथ साथ उनका स्ट्रक्चर भी बताओगे। हावर्थ फार्मूला जो होता है, हावर्थ प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन, वो सारी चीज़ें डिस्कस करोगे, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वरना वो MCQ टाइप वाला सिस्टम नहीं है। अगर मान लो इतने क्वेश्चन है, अगर एक नंबर पाओगे, बढ़िया से नहीं लिख के आओगे, तो आधा नंबर 1 नंबर देंगे हर क्वेश्चन पे, तो आपके 10-15 ही नंबर रह जाएंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत टफ है सिस्टम, लेकिन ये नहीं है कि ये संभव नहीं है, सब लोग पास ही तो होते हैं। तो अच्छे से, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो जितने लेक्चर आपको मिल रहे हैं
कंटिन्यू कंप्लीट करो, समझो उनको। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही, डाउट है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ बोलो, मैं तुरंत उसको एक्सप्लेन करूँगा अगले लेक्चर में। कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप टेलीग्राम पे एसएमएस कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं सारी कमेंटों का जवाब आप लोगों को देता हूँ। और फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को अभी तक तो ज़रूर कर लीजिए। सारी इस तरह के जितने भी मॉडल पेपर आएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हर चीज़ के मैं करवाऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने क्वेश्चन हैं सारे मैं इसके कंप्लीट आंसर भी आपको दे दूंगा हिंदी और इंग्लिश में, और सारा पूरा पार्ट आपका कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं, और भी जो मॉडल पेपर हैं, क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, लग के। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।